बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से। कॉस्ट अकाउंटिंग की थोड़ी सी हम डेफिनेशन को देखेंगे और इसके क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ इसके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। इसके स्कोप और लिमिटेशन को भी देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को थोड़ा सा डिफाइन करूँगा मैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हमारे आने वाली वीडियोस आप देख सकें और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग है। अगर मैं आसान वर्डिंग में बताऊं, कॉस्ट का मतलब है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो उसकी जो प्राइस आप पे कर रहे हैं, इट इज़ योर कॉस्ट। इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी बेसिकली ट्रेस आउट द कॉस्ट विच वी इनकर ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट और परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। वैसे तो दो तरह के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा सर्विसिंग होता है। मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस because in manufacturing business tracing the cost is very difficult as compared to the trading business or servicing business, because in manufacturing cost you use your raw material, labor and other expenses on the product which you are manufacturing or producing. तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज़ का नाम है? अपनी कॉस्ट को एलोकेट कैसे करना है, कॉस्ट को ट्रेस आउट कैसे करना है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है ना। कॉस्ट कैसे कितनी कॉस्ट कहाँ लग रही है ये ट्रेस करना, उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को मेजर करना और उसको कंट्रोल करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? फोरकास्टिंग करना, यानी कॉस्ट की फोरकास्टिंग की ये चीज़ अब मैं जब बनाऊंगा तो मुझे कितने की पड़ेगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की प्राइस डिसाइड करते हैं तो या तो उसकी कॉस्ट बेस्ड प्राइस होती है या वैल्यू बेस्ड प्राइस होती है। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बेस्ड प्राइस ही होती है। कॉस्ट बेस्ड प्राइस ये है कि चीज़ मैं जितने की बना रहा हूँ मैं उस पर इतना प्रॉफिट रखूँगा। यानी मैंने अगर अपना 50% प्रॉफिट रखना है तो जो कॉस्ट होगी उस पर रखूँगा ना। तो कॉस्ट जितनी कम होगी मेरी, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा बना रख सकता हूँ। क्योंकि आप हर बिजनेस का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं मेन। या तो आप अपनी सेल्स प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि जब सेल्स प्राइस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। सेकंड, कॉस्ट को कम कर दो, प्राइस रहने दो। सेल्स प्राइस बढ़ाना इसलिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि कंपटीशन होता है मार्केट में। आप हर एक चीज़ अगर 100 रुपये में मिल रही है तो आप उसको 150 में कैसे बेचोगे? उसके लिए फिर आपको अपनी गुडविल क्रिएट करनी पड़ेगी, नाम बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है सेल्स प्राइस बढ़ाना। लेकिन कॉस्ट को कम करना आपके हाथ में होता है। तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर होता है, ये इंटरनल फैक्टर होता है। कॉस्ट कंट्रोल इज इंटरनल फैक्टर बिकॉज you can control the cost through internal decisions making regarding the costing. तो कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। कॉस्ट ट्रेस आउट करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को फोरकास्ट करने के लिए, यानी प्रोजेक्शन करने के लिए कि चीज़ अगर मैं बनाऊंगा मुझे कितने की पड़ेगी। इस चीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तो मैंने सिंपल डेफिनेशन बता दी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। अब इसके डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द बुक ऑफ पास्ट, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? जो चीज़ हो जाए उसको रिकॉर्ड करते हैं, उस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। हाउएवर कॉस्ट अकाउंटिंग इज द बुक ऑफ फ्यूचर। यू हैव टू फोरकास्ट ना कि एक चीज़ में मुझे कितने की पड़ेगी। जैसे अभी हम मार्केट कुछ खरीदने जाते हैं तो हम अपना एक बजट बनाते हैं ना कि हमें ये चीज़ कितने की पड़ेगी, ये कितने की पड़ेगी, ये कितने की, और हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि हम उसको कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाए। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द बुक ऑफ फ्यूचर, ठीक है ना। ये फ्यूचर बुक कीपिंग एक तरह की, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ कंपलसरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है कंपनीज के लिए, वो कंपलसरी है करना। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ नॉट अ कंपलसरी रिक्वायरमेंट। If you do cost accounting, it is very good. You can be cost effective and cost efficient, ठीक है। अब ये सवाल है कि भाई ये क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट एफिशिएंट? कॉस्ट इफेक्टिव ये है कि जो आपने कॉस्ट फोरकास्ट की हुई है कि ये इतनी कॉस्ट इस पे आएगी, अगर उतनी कॉस्ट उस पर आती है, ज़्यादा नहीं आती उससे, तो इसका मतलब आप इफेक्टिव हो, आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। यानी आपने एक फोरकास्टिंग की होगी ना कि यार ये चीज़ मैं बना रहा हूँ, ये इतने की मुझे पड़ेगी, इतना मटेरियल आएगा, इतनी लेबर आएगी, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। कॉस्ट एफिशिएंसी ये होती है कि मिनिमम आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, मिनिमम अपनी कॉस्ट लगाते हैं और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलता है, यानी आप कॉस्ट सेविंग्स करते हैं, ठीक है ना।
यानी आपने ये सोचा कि यार ये 10 लेबर काम कर रही है, इसकी जगह अगर मैं फलानी टेक्नोलॉजी ले आऊँ या मशीन ले आऊँ तो 10 लेबर की जो कॉस्ट आ रही है 8 लेबर की कॉस्ट आएगी या 7 लेबर की कॉस्ट आएगी उस मशीन को लगाने में और यूज़ करने में, तो चीज़ बन जाएगी। चीज़ आपकी वैसी ही बनेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी आ गई, यानी वो पर यूनिट कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी डिसीजन जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट को कम करता है वो कॉस्ट एफिशिएंसी में आ जाता है। इसी तरीके से और क्या इनके डिफरेंसेस होते हैं, बड़ा सिंपल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए होती है। एक्सटर्नल यूजर्स शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना, ये स्टेक होल्डर्स हैं। क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं, इनको इंटरेस्ट इस बात में होता है कि भाई आपका क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, कंपनी का क्या कितनी सेल्स हो रही है, कंपनी का क्या जो है ना वो शेयर प्राइस चल रही है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल होती है। तो ये सब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, अर्निंग पर शेयर क्या आया है आपका वगैरह वगैरह। तो अब हम बाहर के लोग के लिए करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल पर्पस के लिए करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आप मैनेजमेंट अपने लिए करती है कि वो अपने आप को एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट बनाना चाहती है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इसी बेस पे होती है। इंटरनल डिसीजन मेकिंग आमतौर पे कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स की बेसिस पे होती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बता दिए। और क्या डिफरेंस होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। और डिफरेंस एक ये भी होता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाएँ उसकी आपको मिल जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कभी भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी। कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट कभी भी नहीं चाहेगी कि दूसरी और किसी को पता चले कि मेरी कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कॉस्ट एलोकेशन है। तो सेक्रेसी बहुत यहाँ पर मैटर करती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब हम कुछ लिमिटेशंस पे आते हैं। लिमिटेशंस ये है कि चूंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए होती है, तो उसका स्कोप भी इसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि आप उसको शेयर नहीं कर सकते अपने एक्सटर्नल शेयर यूजर्स के साथ या शेयर होल्डर्स के साथ, वो आपको अपने तक रखना होता है, ठीक है ना। तो इसका स्कोप इंटरनली बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नली इसका कोई स्कोप नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है तो एक्सटर्नल स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। जब वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेगा उसको लगेगा, ये फील आएगी, या वो एनालिसिस करेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, रेशोज निकालेगा मुख्तलिफ और एनालिस्ट को हायर करके, तो वो सारा का सारा जो है उसको एक पिक्चर आ जाएगी कि इस चीज़ में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि लिमिटेड होता है, इंटरनल पर्पस के लिए होता है, तो आप एक्सटर्नली उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की तरफ। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक आपकी वैसे क्लासिफिकेशन तो कई तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है ना। हम कई तरह से इसको डिफाइन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना और आपको चीज़ समझ में भी आ जाए। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसके 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी 3 तरह की कॉस्टिंग होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। यह होती है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो आपका मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट होता है और आइडेंटिफिएबल होता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली उसकी कॉस्टिंग को। जैसे अगर आप कोई फर्नीचर बनाते हैं तो जो उसमें लकड़ी लग रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अगर आप कोई ड्रेस बना रहे हैं तो उस ड्रेस के अंदर जो धागा यूज़ हुआ है, जो थ्रेड यूज़ हुआ है, जो उसके अंदर कपड़ा यूज़ हुआ है, वो डायरेक्ट मटेरियल है, बिकॉज दीज आर इजीली आइडेंटिफिएबल। उसकी कॉस्टिंग भी हो सकती है कि भाई पर यूनिट क्या कॉस्ट आ रही है इसकी। हाउएवर अच्छा, डायरेक्ट इस तरह डायरेक्ट लेबर भी होती है। डायरेक्ट लेबर क्या होती है, डायरेक्ट लेबर का मतलब ये होता है कि वो लेबर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे मशीन ऑपरेटर हो गए, जैसे अगर कोई गारमेंट फैक्ट्री है, स्टिचिंग करने वाले, कटिंग करने वाले, पैकिंग करने वाले, ठीक, ग्रेडिंग करने वाले, क्रॉपिंग करने वाले, ठीक है, और उसकी वॉशिंग करने वाले, ठीक है, रंग देने वाले, ये तमाम के तमाम जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये डायरेक्ट लेबर होती है। ये सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है। तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम लेते हैं या फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाती है, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो कि मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट नहीं हो और जो इजीली आइडेंटिफिएबल ना हो, जिसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना यूनिट बेसिस पे बहुत मुश्किल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम कोई मैंने अभी फर्नीचर की एग्जांपल दी, अब वो डेस्क यूज़ कर रहे हैं, अब उस डेस्क के अंदर कहीं ग्लू भी लग रहा है, ठीक है, या कहीं उसके अंदर जो है हम कोई चिपकाने के लिए कोई स्टिकर लगा रहे हैं, इस तरह कोई काम कर रहे हैं। अब वो चूँकि मेजर पोर्शन ऑफ द फर्नीचर नहीं है, ठीक है। जैसे अब ड्रेस में क्या होता है, ड्रेस में स्टिकर लगता है या प्राइस की टैगिंग होती है, या फिर उसमें जो है वो
इसकी बैक पे ना एक लटकाने के लिए इसमें हल्का सा एक कपड़ा छोड़ देते हैं, हैंगर टाइप। तो वो बेसिकली क्या है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, बिकॉज उसकी हर यूनिट के साथ कॉस्ट मेजर नहीं की जाती है, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड उसकी कॉस्ट मेजर की जाती है। इनडायरेक्ट लेबर वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो, जैसे सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, अकाउंट्स स्टाफ, किसी भी फैक्ट्री में ये होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। सो दीज आर इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फैक्ट्री का रेंट आ जाता है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, और की रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री की, ठीक है, फैक्ट्री का टैक्स, फैक्ट्री के हर एक्सपेंस जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। तो ये 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। अब अगर इसकी मजीद क्लासिफिकेशन हम करें तो 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती, आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे या कम करोगे, एक सर्टेन लेवल तक वो फिक्स रहती है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी वो फिक्स है, तो वो आपका फिक्स कॉस्ट हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से आप रेंट दे रहे हैं, रेंट भी फिक्स होता है, आप जितनी प्रोडक्शन करें, कम करें, ना करें, बंद कर दें फैक्ट्री, आपका रेंट फिक्स होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि आउटपुट के लेवल ऑफ आउटपुट पर डिपेंड करती है, यानी जितनी ज़्यादा आप आउटपुट देंगे उतनी ही ज़्यादा वो आपकी कॉस्टिंग होगी, जितना कम आउटपुट देंगे उतनी कम कॉस्टिंग। जैसे अगर आप लेबर से काम ले रहे हैं, पर आवर उसको पे करते, ज़्यादा काम करवाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा काम करवाएंगे, ज़्यादा पेमेंट करेंगे, कम करवाएंगे, कम पेमेंट करेंगे। बिजली का खर्चा, ठीक है, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ज़्यादा दिन चलेगी या ज़्यादा घंटे चलेगी, ज़्यादा बिजली का खर्चा होगा, ज़्यादा मशीनें चलेंगी, ज़्यादा बिजली का खर्चा होगा। कम प्रोडक्शन करोगे, कम बिजली का खर्चा होगा, ठीक है ना। तो आपका मटेरियल हो गया, मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, मटेरियल जितना ज़्यादा आपको बनाना होगा, मटेरियल आपको उतना चाहिए होगा। जो डायरेक्ट लेबर होती है आपकी, वो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, आपको उतनी ज़्यादा लेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम लेने के लिए, या ज़्यादा काम आप ले रहे होंगे। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन एक मैंने बता दी। एक आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर शामिल है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल हैं जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा हैं। ये सेकंड क्लासिफिकेशन बता दी। थर्ड क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में आपकी कॉस्टिंग आई है। प्रोडक्ट बनाने में आपकी 3 कॉस्ट आती है जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मैंने आपको बताई, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। और ये आपकी प्रोडक्ट वाइज मेजर होती है। पीरियड कॉस्ट वो होती है जिसका ताल्लुक प्रोडक्ट बनाने से तो नहीं होता, लेकिन उसको सेल करने से हो सकता है। जो इनडायरेक्ट आपके फैक्ट्री के अलावा जो दूसरे खर्चे होते हैं, जैसे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आप उसको सेल करने की भी कॉस्ट होती है। आप सेल कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, जो आउटसाइड द फैक्ट्री आप खर्चे कर रहे हो, वो पीरियड कॉस्ट होती है। जैसे कोई ऐड आ रहा है अगर, तो वो ऐड अगर आ रहा है तो उसका प्रोडक्शन जितनी भी आपने कर ली उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। यानी हम पीरियड कॉस्ट को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस जो कि इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, वो सारे पीरियड एक्सपेंसेस होते हैं या पीरियड कॉस्ट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको थर्ड क्लासिफिकेशन बता दी। इसके अलावा भी हो सकती है, जैसे आपकी प्राइम कॉस्ट होती है और कन्वर्जन कॉस्ट होती है। प्राइम कॉस्ट का मतलब ये है कि एक चीज़ को बनाने में आपके 2 बुनियादी खर्चे होने हैं, एक आपका मटेरियल लगने, एक आपकी लेबर लगनी है। ये तो आपका बुनियादी खर्चा है, ये आपकी प्राइम कॉस्ट है, इनको अगर हम प्लस कर लें। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट, कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। तो मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए लेबर लगाते हैं आप और फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस कर दें तो वो कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। उसमें मटेरियल की कॉस्ट हम नहीं लेते। तो ये मैंने आपको कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट बताई है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियोस में कॉस्ट की छोटी छोटी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, आपको समझ में आई होंगी। और इंशाल्लाह इसमें मैं वीडियोस बनाता रहूँगा मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। आपको इंशाल्लाह अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो देखनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।